हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेट 1 मिनट। सभी अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, भी आप देखेंगे कि एक सीरीज चल रही है और जो सीरीज चल रही है आपको बहुत अच्छे से पता है। उस सीरीज का नाम है, कौन सी सीरीज चल रही है? वो निर्वाण सीरीज चल रही है। ठीक है। निर्वाण सीरीज में हर सब्जेक्ट को लिया गया है जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं। मेन सब्जेक्ट जैसे कि आपके मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया और इंग्लिश हो गया। ये चारों सब्जेक्ट सीरीज के अंतर्गत चल रहे हैं और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि इस सीरीज को मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। ठीक है, तो आप बने रहे मेरे साथ इस सीरीज के साथ। अगर आपको ये अच्छी लगती है सीरीज तो प्लीज आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मैं एसएसटी में पढ़ा रही हूँ, साइंस भी चल रहा है, इंग्लिश भी चल रहा है और मैथ्स भी चल रहा है। इसीलिए मैंने सारे वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में डाले हैं, अलग अलग अभी नहीं डाल रही हूँ। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पर कि अब इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये कौन सी सीरीज है? ये निर्वाण सीरीज है। निर्वाण सीरीज में इससे बाहर कुछ नहीं। जो सब्जेक्ट चल रहा है वो आपका अभी एसएसटी चल रहा है। इसमें ऑल एमसीक्यूज के जो है सीरीज चल रही है। कल से क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में भी जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, सब कुछ चलता रहेगा, आप सिर्फ देखते रहे इसे और समझते रहिए। चलिए, जैसा कि आपको पता है, सीरीज के अंतर्गत मैंने आपको इस श्रृंखला में 20 क्वेश्चंस करा दिए थे ना। 20 क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 21 से। 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है 21 नंबर का। देखिए आप बोर्ड पर, आपको पता चलेगा कि एक मार्क इज द सेफ्टी मार्क फॉर व्हाट। जो एक मार्क है वो किसके लिए सेफ्टी मार्क है? तो आपको इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं, सैलरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वुडन क्लोथ्स, सॉरी वुलन क्लोथ्स और इलेक्ट्रिक एप्लीकेंट्स। इनमें से किसके लिए एक मार्क का हम यूज करते हैं? एग्मार्क एक साइन होता है, उसका हम यूज करते हैं। तो वो जो हम करते हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए करते हैं। एग्मार्क किसके लिए यूज होगा? एग्रीकल्चर के लिए। एग्मार्क, ए फॉर एग्मार्क, ए फॉर एग्रीकल्चर, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप पढ़ेंगे, इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए, रीड कीजिए। कंज्यूमर अवेयरनेस मीन्स, उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ क्या है ना? रेजिलेंस टू हिज राइट्स, रेजिलेंस टू हिज ड्यूटी, रेजिलेंस टू बोथ हिज राइट एंड ड्यूटीज, या नॉन ऑफ अबो, उपरोक्त में से कोई नहीं। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक सजगता है ना। कंज्यूमर अवेयरनेस का मीनिंग पूछ रहे हैं, है ना? या तो इसमें क्या है, अपने अधिकारों के प्रति सजगता, या फिर उनके कर्तव्यों के प्रति सजगता होना, या फिर उनके राइट्स और ड्यूटी, अधिकारों और कर्तव्य दोनों के प्रति होना। तो जो कंज्यूमर अवेयरनेस है ये आपके अपने अधिकार, मतलब इसके अंतर्गत क्या आएगा? कंज्यूमर अवेयरनेस के अंतर्गत आपको अपने ड्यूटीज भी पता होना चाहिए और आपको आपके राइट्स भी पता होना चाहिए कि हमारी क्या ड्यूटीज है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है ना, होता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है? कि अधिकार है ना। और फंडामेंटल ड्यूटीज, देयर आर 11 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे 11 प्रकार की ड्यूटीज दी हुई है। वो क्या है हमें पता होनी चाहिए। जैसे हम किसी भी सरकारी संपदा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये हमारी ड्यूटी है। जब कभी राष्ट्रगान चल रहा है हम सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे, ये हमारी ड्यूटीज है। अब हमें तो पता ही नहीं है कि ड्यूटीज क्या है और अधिकार क्या है। तो जो आपका कंज्यूमर अवेयरनेस है, कंज्यूमर अवेयरनेस कहता है कि आपके राइट्स के बारे में और आपको आपकी ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें प्लीज। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे, व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, इनेक्टेड, मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया हमारा 1986। 1996 में भी नहीं, 1975 में भी नहीं और 1999 में भी नहीं। ये बनाया गया कब? 1986। व्हाट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया 1986 में। ये आपको याद रखना है, कब बनाया गया? 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, चीजें अगर एग्जाम में ना बने तो थोड़ा दिमाग भी लगा लेना। द मेन बेसिस द मेन बेसिस ग्लोबलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब विश्व स्तर पे किसी चीज का होना, ठीक है। इसका क्या कारण है? कोई चीज अगर विश्व स्तर पर हो रही है तो इसका क्या कारण है? आप सोचिए, विश्व स्तर पे मतलब भारत से चाइना का व्यापार, भारत से मान लो पाकिस्तान का व्यापार, भारत से मान लो आप विश्व किसी श्रीलंका का व्यापार, ये क्या हो रहा है? विश्व स्तर पे हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? क्या इसका कारण आपका फॉरेन फॉरेन ट्रेड है, मतलब विदेशी व्यापार है, ये इंटरनल आंतरिक व्यापार है, ये एडवांस उन्नत कृषि है, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज है। ये चीज अगर विश्व स्तर पे हो रही है मतलब वो व्यापक रूप में हो रही है, तो obviously विदेशी व्यापार है, इसमें से उनका कुछ ऑप्शन है नहीं। मान लो एग्जाम में नहीं बन रहा अपने से, दिमाग में आंतरिक व्यापार, तूने लिया मैंने खरीदा उसको दे दिया, सब परिवार के अंदर, तो विश्व तक तो बात जा ही नहीं रही है। उन्नत कृषि, लघु उद्योग, सामने दिख रहा है कि ये ऑप्शन तो इसके हो ही नहीं सकते। राइट ऑप्शन इज फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप इसको पढ़ सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज इज कॉल्ड, मतलब देशों के तेजी से एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये अपन ने पढ़ा। सब देश कैसे लग रहे हैं? एक जैसे लग रहे हैं, मतलब एक जैसे लग रहे हैं, मतलब कि ऐसा लगता है दूरी कम हो गई, चाइना से कुछ चीजें मंगवा सकते हैं, तो इसलिए हम चाइना के बहुत से प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है? ऑब्वियसली आपका वैश्वीकरण के कारण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के कारण हो रहा है। उदारीकरण, शहरीकरण, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन सामने दिख रहा है। एमसीक्यू बहुत इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है यदि हमें उसका मीनिंग पता हो। यदि आपको पता हो कि ग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है या फिर कंट्रीज जो है वो जल्दी एकीकृत हो रही है, उसका एकीकरण हो रहा है, एक में समाहित हो रही है, ये अगर हमें इसका मीनिंग पता है तो हम ऑप्शन में भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि यार ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। पढ़ा हो तो रटन विद्या तो सक्षम ही है आप लोगों की। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, द फॉर्मल द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इज। क्रेडिट का मतलब ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है या स्रोत क्या है? औपचारिक स्रोत पूछ रहा है वो। फॉर्मल सोर्स, क्या ये एम्प्लॉयर्स में होता है या ये रिलेटिव से ले सकते हैं या हम कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले सकते हैं या फ्रेंड से? सबसे अच्छा तरीका इसका फॉर्मल सोर्स क्या होगा? आपकी सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। लिखने की इच्छा ना करें मत लिखो, सिर्फ सुन लो, सुना हुआ भी बहुत लंबे समय तक याद रहता है। पेपर देके आओगे तो मुझे जरूर याद करोगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन नंबर 27 आप प्रैक्टिकल भी घर में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा क्या है? लिखा है व्हाट इज रिटन ऑन द 10 रुपीज नोट। 10 रुपीज के नोट पर क्या लिखा होता है? इनमें चारों में से क्या लिखा होता है वो आपको बताना है। उस पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है या सेंट्रल बैंक लिखा होता है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा होता है? तो जो लिखा होता है बच्चों वो लिखा होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए नेक्स्ट पे अपन आ जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़े।
एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूडेड इन, मतलब कि कृषि क्षेत्र में शामिल है। कृषि क्षेत्र में क्या शामिल है? क्या प्राइमरी कृषि क्षेत्र में शामिल है वो लिखना है, सेकेंडरी या टर्शरी, है ना। कृषि क्षेत्र से जो भी उत्पाद हमें मिलते हैं उसे हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। इट मीन्स वो कौन से होंगे? प्राइमरी, क्योंकि वहां से तो हमें सीधे कच्चा माल मिल रहा है, फैक्ट्री में जाके रेडी हो रहा है। वैसे आपको वहां से गेहूं मिला, गेहूं को आप किस कन्वर्ट करेंगे? आटे में, ब्रेड बनाएंगे, तो उसको भी फैक्ट्री में ले जाना पड़ेगा ना। तो हमें जो कृषि से मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है? कच्चा उत्पाद मिल रहा है। इस मीन्स वो क्या होगा? आपका प्राथमिक क्षेत्र होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आप पढ़े, अच्छा क्वेश्चन है, आशा करती हूँ कि इसका आंसर भी आपको आता होगा। देखिए, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज कॉटन, कपास किस प्रकार का उत्पाद है ना। ऑप्शन देख तुरंत बता देंगे आप, क्या हम कपास को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या वो प्रतिफल है? बाय प्रोडक्ट है? नहीं है। क्या वो कृत्रिम है? नहीं है। बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग कि जो कपास की खेती होती है उसको करनी पड़ती है। इट मीन्स ये क्या है? प्राकृतिक, नेचुरल। एक बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो, पर कभी कभी हमसे इजी भी नहीं बनते, तो हम गलत करके आते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, बाय मिस्टेक यहाँ 29 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30, प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज बाय विच ऑफ फ्लोइंग नेम्स, प्राथमिक क्षेत्र को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र पूछ रहा है, वो कौन सा क्षेत्र पूछ रहा है? प्राइमरी सेक्टर, इट मीन्स प्राथमिक क्षेत्र। क्या हम उसे सर्विस सेक्टर बोलते हैं, तो उसे हम एग्रीकल्चर आई सेक्टर कहते हैं, या नेचुरल सेक्टर कहते हैं, या इंडस्ट्रियल। अभी मैंने आपको बताया कि जो कृषि से संबंधित चीजें होती है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। अब या तो वो कृषि संबंधित पूछ ले या प्राइमरी सेक्टर पूछ ले। प्राइमरी पूछे एग्रीकल्चर से संबंधित, एग्रीकल्चर पूछे से संबंधित, या प्राइमरी पूछा है तो ऑप्शन में एग्रीकल्चर है ना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आज हमने 10 सवाल सॉल्व किए, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा। कल से हम इसके आगे की करेंगे, थोड़ा सा वीडियो बढ़ाऊंगी, है ना। अगर जब आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, पढ़ने की इच्छा नहीं है, थोड़ी देर वीडियो को सुन लीजिए, क्या समझ में आएगा, ज्ञान भी रहेगा। पढ़े तो सही, ठीक है। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।